साथ ही ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो नीट में तो आते हैं पर एनसीईआरटी में नहीं मेंशन्ड है। डेंगू और चिकनगुनिया नाम की दो बीमारियां अपने जो कल ही लेटेस्ट एक सिलेबस जो इन्होंने अपलोड किया उसमें दे रखी है। हालांकि जो पिछले कई सालों से ये जो सिलेबस आ रहा है उसमें भी एडिट थे, नया सिलेबस में तो कुछ ऐसा खास बदलाव नहीं किया गया, लेकिन डेंगू और चिकनगुनिया एनसीईआरटी में कहीं पे भी मेंशन नहीं है डिटेल में, तो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। लेकिन दिक्कत पता है क्या? दिक्कत ये है कि किस लेवल पे पढ़ना है उसको। भाई कोई चीज़ अगर एनसीईआरटी अपने कोर्स में देती है तो हमें एटलीस्ट पता रहता है ना कि हमें किस डेप्थ तक उसको जाके स्टडी करना है। इसलिए हमने क्या किया, सीबीएसई वालों ने एक बुकलेट जारी किया था काफ़ी टाइम पहले। उस बुकलेट में डेंगू और चिकनगुनिया, जिसको आप सप्लीमेंट मटेरियल कहते हैं, आप सब लोग जानते होंगे इस बारे में कि सीबीएसई सप्लीमेंट मटेरियल पहले जारी किया करती थी, उसमें डेंगू और चिकनगुनिया दे रखा था। तो हम उसी लेवल का डेंगू और चिकनगुनिया यहाँ पे पढ़ेंगे। कुछ टर्म्स ऐसे हैं बेटा जो शायद आप लोगों ने अपने नीट के लेवल पे या एनसीईआरटी के लेवल पे कुछ टर्म्स नहीं सुने होंगे, पर उस सप्लीमेंट में दे रखे हैं, तो मैं उन टर्म्स को भी यहाँ पे जो है क्लियर करूंगा आप लोगों को, तो वो सीखें आप इन सब चीज़ों को। और एंड में जाते जाते आपको मैं एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ, जिसमें मैं बहुत सारे चैप्टर्स को एक साथ में शामिल करके आपको कुछ एक छोटा सा चीज़ फटाफट में पढ़ा दूंगा, और उसका पीडीएफ भी आपको नीचे लिंक में प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आप उन चीज़ों को फटाफट रिवाइज कर सकें। मैं बहुत सारे चैप्टर्स को एक साथ में वहाँ पे शामिल किया है, जिसको हम लोग एंड में जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग डेंगू और चिकनगुनिया से। देखो, डेंगू और चिकनगुनिया दोनों ही जो बीमारियां हैं वो हम जानते हैं कि मच्छरों की वजह से होती है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब मच्छरों से होने वाली बीमारियां हैं। और मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इन तीनों में अगर डिफरेंशिएट करें तो मलेरिया एक प्रोटोजोल डिजीज है जो प्लाज्मोडियम की वजह से होती है, और डेंगू और चिकनगुनिया दोनों वायरसेस की वजह से होती है। तो डेंगू और चिकनगुनिया में हालांकि काफ़ी सिमिलरिटीज़ भी हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो डिफरेंसेस है वो भी एक साथ में देख लेंगे। तो तीनों ही मॉस्किटो बॉर्न डिजीज हो गई। कौन कौन सी? मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। और मलेरिया प्रोटोजोल हो गई, डेंगू और चिकनगुनिया कैसा हो गया? वायरल डिजीज हो गया। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले डेंगू जिस वायरस की वजह से होता है उसका नाम है डेंगू वायरस, जिसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं DENV। इसमें इस पूरे टॉपिक में जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ उसमें से कोई भी चीज़ बेटा ऐसी नहीं है जो सप्लीमेंट में नहीं दी गई है। कुछ टर्म्स जैसा मैंने आपको बोला काफ़ी हाई लेवल के टर्म्स वहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए थे, तो मैं यहाँ पे भी उनको डिस्कस करूंगा। डेंगू वायरस को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है DENV। ठीक है। अब डेंगू वायरस के 5 सीरोटाइप्स होते हैं। सर ये सीरोटाइप्स क्या होते हैं? पहले तो यही टर्म समझा दो आप। देखो, सीरोटाइप का मतलब समझना आप, आपने जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा तो आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ते हो कि स्पीशीज के अंदर आती है सब स्पीशीज, स्पीशीज के अंदर आती है सब स्पीशीज। तो जैसे स्पीशीज के अंदर आती है सब स्पीशीज, वैसे ही बैक्टीरिया और वायरस इन दोनों के अंदर, बैक्टीरिया और वायरस इन दोनों के अंदर स्पीशीज के भी अंडर आते हैं सब स्पीशीज। स्पीशीज के अंडर आते हैं सब स्पीशीज, जिनको आप स्ट्रेन्स और सीरोटाइप्स कहते हो। हाँ सर, ये वर्ड तो हमने सुना है स्ट्रेन्स, तो बिल्कुल हम उसी वर्ड की बात कर रहे हैं, स्ट्रेन्स और सीरोटाइप्स। फिर सर स्ट्रेन्स और सीरोटाइप्स में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है बिल्कुल। देखो, स्ट्रेन्स में तो ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, मैं वापस बता रहा हूँ। बैक्टीरिया और वायरसेस की जब हम बात करते हैं तो एक ही स्पीशी के अंदर बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं और बहुत सारे अलग अलग सीरो टाइप्स होते हैं। सीरो टाइप्स में जो डिफरेंसेस हैं, देखो जितने भी सीरो टाइप्स हैं DENV के, ये सारे के सारे एक ही स्पीशी को बिलोंग करते हैं, और इनमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है इनके सरफेस एंटीजन्स का। इन वायरस के ऊपर जो सरफेस एंटीजन्स प्रेजेंट है वो अलग अलग टाइप के होते हैं अलग अलग सीरो टाइप्स में। तो जो अपना DENV है यानी डेंगू वायरस है, उसके 5 सीरो टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो DENV 1, 2, 3, 4 और 5। लेकिन जो 5th सीरो टाइप है ये काफ़ी रेयर रहता है एक्चुअल में, इसलिए जनरली आप काफ़ी बुक्स में पढ़ोगे कि डेंगू वायरस के मेन 4 सीरो टाइप्स होते हैं। तो इन चारों को आप मेन सीरो टाइप्स मानो, 5वां वाला थोड़ा रेयर है। इसलिए बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस जो आप डेंगू के पढ़ते हो ये इन 4 में से किसी एक स्ट्रेन की वजह से होता है। अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग स्ट्रेन का डेंगू होता है बेटा, ये थोड़ा ध्यान रखें आप। हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपको जो डेंगू हुआ है या पड़ोसी को जो डेंगू हुआ है वो एक ही स्ट्रेन से हुआ हो। ठीक है, तो इनके अलग अलग सीरोटाइप्स या सीरोटाइप्स होते हैं। जीनस का नाम है फ्लेवी वायरस और फैमिली का नाम है फ्लेवीवायरिडी। ठीक है, अब स्पीशी डेंगू वायरस हो गया, जीनस कौन सा है? फ्लेवी वायरस। फैमिली कौन सी है? फ्लेवीविरिडी। मिलता जुलता नाम है इन दोनों का। और ये एक सिंगल पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। सर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस तो मुझे पता है क्या होता है, जिसमें एक सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड टीएनए का प्रेजेंट हो, सॉरी आरएनए का प्रेजेंट हो। तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस तो सर हमें समझ में आ गया।
लेकिन ये पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस क्या होता है? अब सप्लीमेंट मटेरियल ने बेटा यही वर्ड यूज़ किया है, पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता क्या है। पॉजिटिव स्ट्रैंडेड वायरस इसका मतलब देखना बेटा, वायरस इसमें आपने पढ़ा होगा एचआईवी के बारे में, याद है? आप रेट्रो वायरस को याद करो। रेट्रो वायरस में बेटा आप पढ़ते हो कि जो रेट्रो वायरस का जो आरएनए होता है, वो आरएनए पहले अपना कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाता है, किससे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके। बाद में इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से वापस उसका आरएनए बनता है और तब जाकर इसका ट्रांसलेशन होता है। ये होता है रेट्रोवायरसिस में। लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनको आप कहते हो पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। ये पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस वो है बेटा जो होस्ट के अंदर जाते हैं और वहाँ सीधा ट्रांसलेशन शुरू कर देते हैं। इनको हम कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। तो सर अगर पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है तो क्या इस नेचर में नेगेटिव स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं बेटा। पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस वो है जो सीधा ट्रांसलेशन कर सकते हैं। नेगेटिव स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस वो है जो पहले कन्वर्ट होंगे पॉजिटिव स्ट्रैंडेड में और फिर होगा इसका ट्रांसलेशन। यानी ज़्यादा खतरनाक कौन है? ज़्यादा खतरनाक है पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस जो सीधा होस्ट में जाके ट्रांसलेशन करने की कैपेबिलिटी रखता है। और डेंगू और चिकनगुनिया ये दोनों वायरसेस जो है इसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, यानी पॉजिटिव स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। उसके अलावा ये एक आर्बो वायरस का एग्जाम्पल है। चिकनगुनिया भी आर्बो वायरस है, ये भी आर्बो वायरस है। लेकिन सर आर्बो वायरस क्या होता है? आर्बो वायरस वो सभी वायरसेस जिनको एक आर्थ्रोपोड एज अ वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, उसको आप क्या कहते हो? आर्बो वायरसेस। यानी आप कह सकते हो सर आर्थ्रोपोड्स बॉर्न वायरसेस को हम क्या कहते हैं? आर्बो वायरसेस। अब मॉस्किटोस आप सबको अच्छे से पता है, डेंगू चिकनगुनिया दोनों किससे होता है? मॉस्किटो से। और मॉस्किटो क्या है? आर्थ्रोपोड। तो यानी कि ये क्या हो गया? आर्बो वायरस। सर आर्बो वायरस और कोई एग्जांपल है क्या डेंगू चिकनगुनिया के अलावा? या और कौन कौन से वायरसेस हैं जो मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं? तो यही तो सरप्राइज मैं आपको एंड में देने वाला हूँ। एंड में हम आपको एक ऐसा पीडीएफ प्रोवाइड करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, नीचे लिंक में आपको मिल जाएगा वो, जिसमें इन सब का एक पूरा लिस्ट दे रखा होगा। और ऐसा नहीं है बेटा कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो यू शुड नो, जो नीट एग्जाम में पूछी जा सकती है। हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम उसमें भी बात नहीं करेंगे, लेकिन एक ठीक ठाक मैं उस पीडीएफ को पढ़ाने वाला भी हूँ यहाँ पे एट द एंड। डेंगू करेंगे, चिकनगुनिया करेंगे, वो पूरा का पूरा पीडीएफ आपको स्टडी भी कराऊंगा और वो डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आपको वहाँ पर दूंगा मैं। आपको बस इतना करना है कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल का लिंक देंगे हम आपको डिटेल सेक्शन में, उस चैनल को ज्वाइन करना है और उस चैनल पे आपको ये वाला जो पीडीएफ है वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब 5 सीरोटाइप्स है डेंगू वायरस के। सिंगल पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, जीनस फ्लेवीवायरस, फैमिली फ्लेवीवायरिडी, और ये एक आर्बो वायरस का एग्जाम्पल है जो मॉस्किटो बॉर्न है। आर्बो वायरसेस आर्थ्रोपोड बॉर्न होते हैं। दूसरा डेंगू वायरस की आप शातिरता देखो बेटा। जैसे आपने एचआईवी को देखा कि एचआईवी आपकी बॉडी में जाकर खुद का रेप्लिकेशन कैसे इंड्यूस करवाता है, ये इसकी शातिरता है। और डेंगू वायरस को देखो, डेंगू वायरस जब आपकी बॉडी में जाता है तो इसके पास में बहुत सारे नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स प्रेजेंट है जो आपकी बॉडी में जाकर आपकी ही इनेट इम्यूनिटी के मीडिएटर्स को इनहिबिट कर देता है। यानी वो कंपोनेंट्स जो आपके इनेट इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डेंगू वायरस उन कंपोनेंट्स को क्या कर रहा है? इनहिबिट। अब जब वो कंपोनेंट्स आपके इनहिबिट हो गए उस इनेट इम्यूनिटी के, तो आपका इम्यून सिस्टम जो है उससे लड़ने में इतना सक्षम नहीं रह पाता और डेंगू वायरस इस तरीके से आपको जो है आप में इन्फेक्शन जो है और उसका सीवियरिटी इजीली बढ़ा लेता है। क्यों? क्योंकि इनेट इम्यूनिटी के मीडिएटर्स को ये इनहिबिट कर देता है। नेक्स्ट सवाल है कि ट्रांसमिशन कैसा होता है? तो बेटा ट्रांसमिशन डेंगू और चिकनगुनिया वायरस का दोनों का एक जैसा है, वो हम पढ़ चुके हैं, मॉस्किटो की वजह से होता है। लेकिन यहाँ पे मॉस्किटो का आप एक लोग खास ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एडिस जो जीनस है उन मॉस्किटोज की वजह से होता है डेंगू और चिकनगुनिया, और मलेरिया जो है वो एनाफिलिस की वजह से होता है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है बेटा कि ये सब फीमेल मॉस्किटोज की वजह से होगा, क्योंकि जो बाइटिंग करती है वो फीमेल मॉस्किटोज ही बाइट करती है। चलो आप मुझे इस बारे में बताओ, कमेंट सेक्शन में आओ और मुझे बताओ कि ऐसा क्यों होता है कि केवल फीमेल मॉस्किटोज ही बाइट करती है। ठीक है, तो उसका एक अच्छा आंसर आपको मुझे बताना, चाहे डेंगू हो, चाहे चिकनगुनिया हो, चाहे येलो फीवर हो, चाहे मलेरिया हो, इन सारे केसेस में जो है फीमेल मॉस्किटोज ही रहती है। बस स्पीशीज अलग अलग है। मेल मलेरिया में कौन सी आ जाएगी? एनाफिलिस। डेंगू चिकनगुनिया में कौन सी आ जाएगी? डेंगू चिकनगुनिया में आ जाएगी अपने एडिस नाम का जीनस, और इसके अंदर कुछ अलग अलग स्पीशीज होती है जिसमें सबसे कॉमन है एडिस इजिप्टी की हम लोग बात करते हैं।
अच्छा सर, और कोई डिजीज है क्या जो मॉस्किटो बॉर्न हो इनके अलावा? तो वो एट द एंड, जैसा मैंने कहा, अपन पीडीएफ में इसके बारे में बात करेंगे। तो ट्रांसमिशन किसकी वजह से होता है? ट्रांसमिशन होता है फीमेल मॉस्किटो, कौन सी? एडिस नाम का जीनस है, जिसमें बेसिकली आते हैं एडिस इजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस। एडिस इजिप्टी का तो नाम सर एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन एडिस एल्बोपिक्टस का नाम आपको उस सप्लीमेंट मटेरियल में दे रखा है, तो इसे याद ज़रूर करें। हालांकि पीवाईक्यूज में या अब तक नीट में ये नहीं पूछा गया है, पर भाई सीबीएसई का ही सप्लीमेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो सेवरल स्पीशीज ऑफ मॉस्किटो ऑफ जीनस एडिस, एडिस जीनस में मेनली आपको इन सब में सबसे पहला आंसर क्या देना है? एडिस इजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस। ये प्राइम जो है इसका कॉजेटिव एजेंट रहता है, मतलब जो प्राइम मॉस्किटो है जिसकी वजह से ये स्प्रेड होता है। इसकी खास बात एक और है बेटा जो इसको अलग बनाती है, और वो बात ये है कि एडिस इजिप्टी मोस्टली आपको दिन में काटता है, स्पेशली मॉर्निंग आवर्स में और इवनिंग आवर्स में। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि रात को नहीं काटता, वो रात को भी काट सकता है, ऐसा नहीं है कि वो दिन को ही काटेगा, लेकिन जनरली इनकी जो बाइटिंग होगी आपको वो मिलेगी आपको मॉर्निंग और इवनिंग वाले टाइम में। तो टिपिकली दिन के वक्त काटता है, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में, लेकिन ये एबिलिटी रखता है कि वो कभी भी आपको बाइट कर सकता है या स्प्रेड कर सकता है इन्फेक्शन को एट एनी टाइम ऑफ डे ऑल ड्यूरिंग दी ईयर। ठीक है, इनका सर्विस आपको 24/7 जो है अवेलेबल मिलेगा, केवल सुबह शाम में सर्विस नहीं देते ये। ठीक है, तो ये इसका ओवरऑल ट्रांसमिशन और इसका इंट्रोडक्शन है। आते हैं मेन इसके सिम्टम्स पे कि डेंगू के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। अब आप सुनना बेटा ध्यान से जो मैं कह रहा हूँ, आपने भी ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी अपने आस पड़ोस में, अपने घर में, रिलेटिव्स के यहाँ पे, कि बहुत से लोगों को डेंगू के अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डेंगू होता है, ठीक है, हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन देते हैं और वो आराम से ठीक हो जाते हैं, 5-6 दिन में सब बढ़िया हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रात को डेंगू हुआ और अगले शाम तक उनकी डेथ हो जाती है। कुछ लोग, मतलब जो सीवियरिटी है डेंगू की वो सब लोगों में अलग अलग टाइप की रहती है। किसी को बहुत माइल्ड फॉर्म हो रहा है, किसी को मॉडरेट फॉर्म ऑफ डेंगू हो रहा है, किसी को इतना ज़्यादा है कि उसकी डेथ ही हो जाती है। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स तक डेंगू में जो है रिपोर्ट किए गए। तो सबसे पहला सवाल ये है कि सर ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों ये सीवियरिटी वेरी कर रही है? तो उसके बेटा 2 रीज़न। सबसे पहला रीज़न कि आपको कौन से सीरोटाइप वाला डेंगू हुआ है, यानी सबसे पहले तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वायरस के कौन से स्ट्रेन की बात कर रहे हो, और दूसरा बेटा ये सबसे ज़्यादा इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस होस्ट की इम्यूनिटी कैसी थी, यानी उनका इम्यून सिस्टम कितना पावरफुल था। आपका इम्यून सिस्टम जितना ज़्यादा पावरफुल होगा, सिम्टम्स वो उतने कम प्रोड्यूस होने देगा, और इम्यून सिस्टम जितना ज़्यादा वीक रहेगा आपका इम्यून सिस्टम की वजह से, मतलब उस वीकनेस की वजह से डेंगू का जो वायरस है वो ज़्यादा डैमेज कॉज करेगा। तो 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा, खुद इस वायरस के ऊपर कि कौन से स्ट्रेन ने जो है अफेक्ट किया है, क्योंकि हर स्ट्रेन का अफेक्ट अलग अलग टाइप का प्रोड्यूस होता है, और होस्ट का खुद का इम्यून रेस्पॉन्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इसके अफेक्ट्स अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग देखने को मिलेंगे। सिम्टम्स की मैं ओवरऑल बेटा अगर बात करूं इसके, तो आपको अच्छे से पता है, इनफैक्ट आप में से काफ़ी लोगों को या आपके घर में डेंगू तो हुआ ही होगा, तो आप अच्छे से जानते हो कि इसके जो कॉमन सिम्टम्स है उसमें बुखार आना, ठीक है, मस्कुलर पेन होना, हेडेक होना यानी सर दर्द होना, मसल्स में पेन होना और जॉइंट पेन्स होना। डेंगू में जॉइंट में काफ़ी पेन होता है, इसलिए इस बीमारी का एक और नाम है बेटा ब्रेक बोन फीवर। वो कहते हैं ना कि हड्डी तोड़ बुखार हुआ है इसको, इतना बुखार ऐसा लग रहा है जैसे हड्डी टूट गई हो, तो इसलिए इसको ब्रेक बोन फीवर कहा जाता है, क्योंकि ये जॉइंट पेन प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा डेंगू आपके स्किन के ऊपर कुछ पिक्यूलियर रैशेस प्रोड्यूस कर देता है। ये देखो इस तरह के रैशेस आपको स्किन पे देखने को मिलेंगे, ये बिल्कुल मीजल्स के जैसे रैशेस है इसके ऊपर। मीजल्स अगेन एक वायरल डिजीज है जो स्किन पे इस तरह के रैशेस प्रोड्यूस करते हैं। वो आपने सुना होगा कि ये इस तरह की जो बीमारियां रहती है, मीजल्स, चिकन पॉक्स और ये सब, इस तरह के रैशेस स्किन पे प्रोड्यूस होते हैं डेंगू के केस में। अब देखना चिकनगुनिया में भी ये होता है, चिकनगुनिया में भी आपको इस तरह के रेशेस देखने को मिलेंगे। चिकनगुनिया में भी मस्कुलर पेन होता है, चिकनगुनिया में भी फीवर होता है, हेडेक होता है और उसमें भी जॉइंट पेन रहता है, लेकिन उसको ब्रेक बोन फीवर नहीं कहते। ब्रेक बोन फीवर तो आप केवल डेंगू को ही बोलोगे, ठीक है, रेशेस रहते हैं। तो ये तो हो गए कॉमन सिम्टम्स, लेकिन आपने कुछ ऐसे भी केसेस सुने होंगे कि डेंगू हुआ और आईसीयू में एडमिट करना पड़ गया या उस पेशेंट की डेथ हो गई। तो उसमें क्या ऐसा होता है उसको हम थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं। देखो इसको हमको जो सबसे सीवियर फॉर्म है डेंगू का, उसको हम कहते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर। क्या नाम है? डेंगू हेमरेजिक फीवर, यानी डेंगू का फीवर है और हेमरेज प्रोड्यूस हो रहा है उसमें।
तो ये सब केस में होता नहीं, ये केवल कुछ ही केसेस में होगा। किस पे डिपेंड करेगा? आपकी इम्यूनिटी पे और वायरस के स्ट्रेन पे। तो डेंगू हेमरेजिक फीवर में क्या क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। देखो सबसे पहले तो होगा थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। थ्रोम्बोसाइटोपीनिया का मतलब समझे आप, थ्रोम्बोसाइट्स बेटा किसको कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं हम ब्लड प्लेटलेट्स को कहते हैं, बिल्कुल। और पीनिया देखना बेटा, पीनिया का मतलब होता है कमी होना, यानी कम हो जाना बेसिकली। तो आपके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होने लगेगी, और प्लेटलेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो प्लेटलेट्स की कमी होती है बेटा, उसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। और ये इंटरनल ब्लीडिंग जो है अगर ये सीवियर हुई तो ये पेशेंट के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकती है। इसलिए आप देखना डेंगू में डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि हर 2 दिन में आके अपना ब्लड टेस्ट करवाओ। वो ये देखना चाहते हैं कि क्या प्लेटलेट्स कुछ ज़्यादा ही तो कम नहीं हो गया। आपको ऐसा बता दिया जाता है कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपके मुंह में से या नाक में से खून आने लग गया है तो इमीडिएट आपको आकर हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना है, ठीक है? क्योंकि हर केस में ऐसा होता नहीं, लेकिन पेशेंट को बताना ज़रूरी होता है कि ऐसा अगर होगा तो आपको रिपोर्टिंग करनी है। और हर 2 दिन में ब्लड टेस्ट तो करवाना ही है, क्योंकि हर 2 दिन में आपके ब्लड प्लेटलेट्स का काउंट चेक किया जाता है। ये देखा जाता है कि वो नॉर्मल है या नहीं है, क्योंकि किसी क्रिटिकल लेवल से तो नीचे नहीं आ गए, क्योंकि अगर वो उस क्रिटिकल लेवल के नीचे आ गए तो वो पक्का इंटरनल ब्लीडिंग होगी और उसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। इस डेंगू हेमरेजिक फीवर में सीवियरिटी इतना हो सकता है कि ब्लड प्लाज्मा लीक होने लग जाए। अब आपको पता होगा जो कैपिलरीज होती है बॉडी की, उन कैपिलरीज में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इन पोर्स से प्लाज्मा का लीकेज बढ़ जाता है बेटा। अब आप सोचे अगर ब्लड प्लाज्मा लीक करने लगा टिश्यूज के अंदर, प्लाज्मा लीक होगा तो कहाँ आएगा? ब्लड वेसल से निकल कल टिश्यूज के अंदर। तो टिश्यूज में जो है टिश्यू फ्लूइड बढ़ने लगेगा आपका, ठीक है? आपके थोरैक्स एरिया में, एब्डोमेन एरिया में टिश्यू फ्लूइड इंक्रीज होने लगेगा। उसके अलावा इस लीकेज की वजह से बड़ा सिंपल सी बात है, अगर प्लाज्मा लीकेज हो रहा है तो क्या ब्लड प्रेशर कम नहीं हो जाएगा पेशेंट का? बिल्कुल, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, जिसको क्या कहते हैं? याद करो, हाइपोटेंशन, यानी ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाना। तो ब्लड प्लाज्मा अगर लीक होगा तो हाइपोटेंशन होगा। और अब अगर ये हाइपोटेंशन हुआ बेटा तो आपके मल्टीपल ऑर्गन्स को ब्लड मिलना कम पड़ जाएगा। अब आप सोचें अगर आपके ऑर्गन्स को ब्लड कम मिल रहा है, यानी हाइपोक्सिया इंड्यूस हो रहा है ऑर्गन्स में, तो इन ऑर्गन्स में फेलियर के भी चांसेस हो सकते हैं और पेशेंट की डेथ मोस्टली ऑर्गन फेलियर की वजह से हो जाती है। तो हाइपोटेंशन की वजह से ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, जिसकी वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है, और ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। सीवियरिटी सब में अलग है, कुछ लोगों को केवल बुखार, जॉइंट पेन, रैशेस, मस्कुलर पेन, फीवर होके 5-7 दिन में वो ठीक हो जाते हैं। कुछ केसेस हेमरेजिक फीवर में चले जाते हैं, कुछ केसेस तो इसमें केवल शॉक में भी जा सकते हैं, ठीक है? तो इसकी वजह से इनका सबका सीवियरिटी अलग अलग रहता है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हमें पढ़ना है नहीं, ये केवल उतना ही था जितना आपका वो सप्लीमेंट मटेरियल में लिखा गया था। उसको भी हमने काफ़ी कट शॉर्ट करके उसको चार्ट्स में कन्वर्ट करके मैंने आपको दिया है, ताकि आप आसानी से इनको याद कर सको। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग चिकनगुनिया वायरस की बात करते हैं। देखो चिकनगुनिया और डेंगू, इनमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। तो पहले मैं आपको सिमिलरिटीज़ बता देता हूँ। देखो जीनस कौन सा है इसका? अल्फा वायरस, उसका जीनस अलग था, बस जीनस का फर्क है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अल्फा वायरस जो है ये जीनस को बिलोंग करता है। अगेन ये भी एक आर्बो वायरस है, वो भी एक आर्बो वायरस था। ये भी सिंगल पॉजिटिव स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। डेंगू वाला भी सिंगल पॉजिटिव स्टैंडर्ड आरएनए वायरस था। तो आपको अलग से कुछ याद नहीं करना, और इसका भी ट्रांसमिशन ठीक वैसा ही होता है जैसे डेंगू का होता है, यानी एडिस इजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस नाम के मच्छर, फीमेल मच्छर की वजह से इसका ट्रांसमिशन होता है। आइए सिम्टम्स की बात करें। सिम्टम्स भी मोर और लेस इनके सेम है। देखो चिकनगुनिया के सिम्टम्स में भी आपको वही सब लिखना है। फीवर होगा, इसका फीवर टिपिकली 2 से 7 दिन तक रहता है। हाई फीवर रहता है पेशेंट को, सडन ऑनसेट होता है फीवर का, एकदम से तेज बुखार आता है पेशेंट को, जो 2 से 7 दिन तक रह सकता है। मस्कुलर पेन होता है, सीवियर जॉइंट पेन होता है, और इसके जॉइंट पेन की तो बेटा बहुत अलग कहानी है। कुछ लोगों को कई वीक्स तक, कुछ लोगों को कई मंथ्स तक, तो कुछ लोगों को कई सालों तक चिकनगुनिया की वजह से होने वाला जॉइंट पेन परसिस्ट कर जाता है, वो ठीक ही नहीं होता। ऐसा कई अलग अलग केसेस में देखा गया है, बिल्कुल। उसके अलावा हेडेक होना, नोजिया, थक जाना, फटीग, मीजल्स जैसे रैशेस होना, ये सब कॉमन है, ठीक है? तो मोर और लेस सिम्टम्स भी इनके सेम है। क्लियर है? तो ये था डेंगू और चिकनगुनिया। और लास्ट में ये पढ़ लेते हैं कि इनकी रोकथाम कैसे की जाए। तो ये तो आपने अखबारों में जो गवर्नमेंट एड्स देती है उसमें ये सब पढ़ा होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, जितने भी मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है उन सब का प्रिवेंशन आपको एक साथ बता देता हूँ। चाहे वो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, येलो फीवर, ये जितने भी मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेज हैं इन सब का हम लोग प्रिवेंशन एक साथ पढ़ लेते हैं। और इन पिक्चर्स से आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा
कि घर में कहीं पे भी पानी को जमा होने नहीं दो। अगर आपके घर में कूलर है तो उन कूलर की रेगुलर साफ सफाई करो, पानी मत जमा होने दो। घर के आसपास, घर की छत पे अगर खाली गमले, खाली टायर्स वगैरह पड़े हैं तो वहाँ पर पानी मत जमा होने दो, इनको साफ सुथरा रखो। घर के आसपास अगर कोई लोकल वाटर बॉडी है तो इस वाटर बॉडी की समय समय पे साफ सफाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये सभी ब्रीडिंग प्लेसेस हैं किसके लिए? इस मॉस्किटो के लार्वा के लिए। मॉस्किटो लार्वा देती है, इन लार्वा को सर्वाइवल के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ जहाँ पे भी आपको वाटर हार्बर होता दिखेगा वहाँ पे आपको इनके लार्वा देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आप अपने घरों की खिड़कियों पे और दरवाज़ों पे इस तरह के नेट्स लगा सकते हैं, जैसा आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा। बाकी ये तो आपने देखा ही होगा, बालकनी पे इस तरह के नेट्स लगवाते हैं लोग, और बिस्तर पे भी इस तरह का एक नेट रहता है ताकि आप अपने आप को मच्छरों से सुरक्षित रख सको। इसमें सबसे खास चीज़ जो है वो ये है गैम्बूशिया फिश। इसके बारे में आपको ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये एक फ़िश है बेटा, गैम्बूशिया नाम है इसका। गैम्बूशिया फिश की ये खास बात है कि ये मॉस्क्विटो का लार्वा खाती है। तो आपके आसपास जो लोकल वाटर बॉडीज़ है उन वाटर बॉडीज़ में अगर गैम्बूशिया फिश को छोड़ दिया जाए तो ये गैम्बूशिया फिश उस लार्वा को वहीं पर ख़त्म कर देगी। और उसके अलावा जैसा इस पिक्चर में दिख रहा है कि उनमें आप इंसेक्टिसाइड्स जो है स्प्रे कर सकते हो ताकि वहाँ पर इंसेक्ट्स की ग्रोथ ना हो। तो जब आसपास कहीं इस तरह के डेंगू के केसेस फैलने लगते हैं जब सीजन्स में, तब इस तरह के इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे किया जाता है। आपने देखा होगा आपके एरियाज़ में नगर निगम एक धुआं छोड़ती है जिसको फॉगिंग कहा जाता है। ये फॉगिंग इसीलिए की जाती है ताकि उन मच्छरों को वहाँ से ख़त्म किया जाए, उनको भगाया जाए। तो ये सारे के सारे मेजर्स जो हैं, ये मॉस्किटो बॉर्न सारी बीमारियाँ मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से आपको निजात दिला सकती है। क्लियर? ये गैम्बूशिया फिश का एग्जाम्पल ज़रूर याद रखना बेटा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये था एवरीथिंग अबाउट डेंगू और चिकनगुनिया। और अब आप लोगों को मैं लेके चलता हूँ आपके सरप्राइज की तरफ जो हम लोगों ने आपके लिए बनाया है। देखो हमने क्या किया है, बेसिकली यहाँ पर हमने एक पीडीएफ तैयार किया है, जिस पीडीएफ में मैंने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जेनेटिक्स और उसके अलावा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसमें जितनी भी चीज़ें जो याद करने वाली थी, यानी कंप्लीट डिजीजेज जो आप लोगों के कोर्स में है, और उसके साथ साथ एसोसिएटेड कुछ और माइक्रोब से क्या क्या प्रोडक्ट्स निकलते हैं, वो सारा का सब कुछ मैंने आपको एक साथ यहाँ पर एक पीडीएफ में अवेलेबल करवा दिया है यहाँ पे। तो आप एक साथ में इन सबको याद कर सकते हो। आपको ये कैसे मिलेगा पीडीएफ? आपको क्या करना है, नीचे डिटेल सेक्शन में जाओ, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, नीट का जेई का। वहाँ पे जाना है आपको और वो पीडीएफ आप यहाँ से ले सकते हो, ये वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। मैं एक बार बता देता हूँ इस पीडीएफ में क्या क्या है। इस पीडीएफ में सबसे पहले हम बात करेंगे कि बैक्टीरिया से हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स डिराइव करते हैं। थोड़ा फटाफट ले लेता हूँ। देखो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, देखो ये तो ग्रुप का नाम है, और उसमें एक एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस जो कर्ड फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, बिल्कुल पढ़ा है हमने इसके बारे में। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमेनाए स्विस चीज़ बनाता है, नीट में काफ़ी बार इस पर क्वेश्चन आया बेटा, तो इस पर थोड़ा सा आप फोकस करें। मैंने यही कोशिश की है कि सबको एक साथ लिख दिया ताकि आप रोज़ का इनको रिवाइज करते रहो। हम तो बेटा क्या करते थे, देखो पढ़ाई के टाइम पे कोटा में पढ़ा करता था मैं तब, तो इस तरह की चीज़ें बना लेते थे और वॉश बेसिन पे ले जाकर चिपका देते। तो रोज़ सुबह शाम जब ब्रश करते थे तो ब्रश करते करते इनको रिवाइज करते रहते थे। इतनी बार रिवाइज किया कि चीज़ें अपने आप याद हो गई। क्वेश्चन पढ़ते थे, ऑप्शन देख के बिना अपने को आंसर मिल जाता था। तो बेटा इट्स एवरीथिंग इज अबाउट रिविजन, एवरीथिंग इज अबाउट दी प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चन सॉल्व किया करो, जितने ज़्यादा हो सके चीज़ों को रिवाइज किया करो, उसी से आपको जो है मेमोराइजेशन होगा चीज़ों का। एसिडोबैक्टर एसिटाई, ये तो नाम से समझ में आ रहा है, एसिटिक एसिड। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम नाम से समझ में आ रहा है, ब्यूटाइरिक एसिड। लैक्टोबैसिलस अगेन लैक्टिक एसिड। और स्टेप्टोकाइनेज नाम का एक बैक्टीरिया स्टेप्टोकोकस नाम का एक बैक्टीरिया जो एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है स्टेप्टोकाइनेज, और ये ब्लड क्लॉट बस्टर है जो एमआई के केसेस में यूज़ किया जाता है। तो आप तो ऐसे समझ लो बेटा कि जितनी भी रटने वाली चीज़ें हैं उसका गन शॉट है ये पीडीएफ। तो एक पीडीएफ बहुत सारा काम कर देगा। फिर हमने पहले देखे बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स, अब देख रहे हैं हम लोग फंगाई के प्रोडक्ट्स। तो फंगाई प्रोडक्ट्स में सबसे पहले आता है बेकर्स और ब्रूअर्स यीस्ट यानी सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, ब्रेड और एल्कोहल इंडस्ट्रीज में। रॉकफोर्ड चीज़, देखो एनसीईआरटी में लाइन लिखा है कि रॉकफोर्ड चीज़ की राइपनिंग एक स्पेशल फंगस की वजह से होती है। पेनिसिलियम नोटेटम नाम का एक फंगस पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक बनाता है और इसकी डिस्कवरी की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। यानी जो एसोसिएटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी। एस्परजिलस नाइजर नाम का एक फंगस सिट्रिक एसिड बनाने में हेल्प करता है। साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसेंट बनाता है एक, जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम के फंगस से
यूज़ की जाती है। सर कोई तरीका बता दो जिनसे ये याद हो जाए। इम्यूनोसप्रेसेंट जो आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, इसलिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट केसेस में यूज़ किया जाता है। जब हम किडनी ट्रांसप्लांट या लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं तो उनके जो चांसेस होते हैं फेलियर रिजेक्शन के, वो काफ़ी रहते हैं। आपको पता ही होगा, नीट में भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है कि जो CMI है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये रिस्पॉन्सिबल रहती है इस रिजेक्शन के लिए। तो हम पेशेंट्स को इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे डाल देते हैं, और ये इम्यूनोसप्रेसेंट का एक एग्जांपल क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए, जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से जो है हम डिराइव करते हैं। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इसको याद करने का, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इस नाम में क्या आ रहा है, स्पोरिन, इस नाम में क्या आ रहा है, स्पोरम। तो स्पोरम और स्पोरिन मिलते जुलते नाम है काफ़ी, तो बस यहाँ से याद कर लो। अब आपको तो एग्जाम में ऑप्शन दे रखा होगा, तो साइक्लोस्पोरिन पॉलीस्पोरम आपको याद हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम एक यीस्ट की जिसका नाम है मोनास्कस परप्यूरियस। ये स्टेटिन्स नाम के प्रोडक्ट्स बनाता है जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करता है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करता है, ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन करता है उस एंजाइम के साथ में जो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करता है आपकी बॉडी में। तो ये था फंगल प्रोडक्ट्स। तीसरा एंजाइम्स की बात करते हैं हम लोग। तो एंजाइम्स भी आप पढ़ चुके ऑलरेडी। लाइपेज यूज़ करते हैं हम लॉन्ड्री में, ऑयली स्टेन्स, जो कपड़ों पे दाग लग जाते हैं ऑयली दाग, उनको हटाने के लिए डिटर्जेंट्स में यूज़ किया जाता है। पैक्टिनेज और प्रोटीएज बॉटल्ड जूसेस जो आते हैं मार्केट में, उनको क्लैरिफाई करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा कुछ और भी प्रोडक्ट्स एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, जैसे टोडी, वाइन, बियर। तो वाइन और बियर में आपको याद होगा विदाउट डिस्टिलेशन वाले प्रोडक्ट है, और इसके अलावा सारे के सारे विथ डिस्टिलेशन वाले प्रोडक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट में बहुत बार आया है, इसलिए मैंने सब कुछ एक साथ में यहाँ पर डाल दिया। टोडी पाम सैप को फर्मेंट करके बनाया जाता है और साउथ इंडियन प्रोडक्ट है ये। फिर वायरल डिजीज का ग्रुप बना दिया मैंने एक साथ में कि कौन कौन सी बीमारियां वायरसेस की वजह से होती है। तो देखो अडिनो वायरस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है, ये भी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, और बहुत से लोग नहीं जानते कि एनसीईआरटी में अडिनो वायरस का नाम कहाँ लिखा है। तो अगर आप जानते हो बेटा तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताओ कि एनसीईआरटी ने कहाँ लिखा है कि एडिनो वायरस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, क्लास 12th। हाँ, इससे ज़्यादा मैं हिंट नहीं दे पाऊंगा आपको। क्लास 12th की एनसीईआरटी के किस चैप्टर में मेंशन्ड है कि एडिनो वायरस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है, ये आप आकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। देखना चाहता हूँ मैं कि आप कितना ध्यान से जो है एनसीईआरटीज को स्टडी करते हो। कॉमन कोल्ड राइनो वायरस की वजह से होता है, बिल्कुल जानते हैं, एनसीईआरटी में अच्छे से मेंशन्ड है। एड्स एचआईवी की वजह से, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, और इससे मिलती जुलती एक और बीमारी जिसको आप कहते हो मीजल्स और जर्मन मीजल्स। देखो आप यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगा। देखो बेटा दो बीमारियाँ होती है, एक होता है रुबेओला, रुबेओला को हम कहते हैं मीजल्स, और एक मिलती जुलती है रुबेला जिसको आप कहते हो जर्मन मीजल्स। तो रुबेओला अलग है, रुबेला अलग है दोनों ही वायरल। और दूसरी स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। स्मॉल पॉक्स में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंडिया से ये कम्प्लीटली इरेडिकेट हो चुकी है, और कैसे करवाई हमने इसको इरेडिकेट, इसका इरेडिकेशन पॉसिबल हुआ वैक्सीन्स की वजह से। तो ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स का रिजल्ट है कि स्मॉल पॉक्स जो है हम इरेडिकेट कर चुके हैं। उसके अलावा पोलियो नाम की एक बीमारी, पोलियोमाइलिटिस, आपने सुना होगा, 2 बूंद जिंदगी की, ये भी वायरस की वजह से होता है। डेंगू हमने पढ़ा अभी, फ्लेवी वायरस, चिकनगुनिया, चिकनगुनिया वायरस, हेपेटाइटिस के 5 फॉर्म्स, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। मम्स नाम की एक बीमारी जिसमें बेसिकली जो अपना ये पैरोटिड ग्लैंड है यहाँ पे, इस पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, इन्फेक्शियस पैरोटाइटिस। ये जो वर्ड है बेटा आइटिस, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, और पैरोट वर्ड का मतलब क्या हो गया, पैरोटिड, यानी पैरोटिड का इन्फ्लेमेशन क्या कहलाएगा, पैरोटाइटिस, जो एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। उसके अलावा रेबीज आपने सुना होगा, डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं उनके काटने से होता है, और इसमें एक क्वेश्चन आता था पहले कई बार कि इसका मेन फीचर बताओ, तो आंसर जाता था कि उस पेशेंट को रेबीज होने के बाद पानी से डर लगने लगता है। ठीक है। उसके अलावा सार्स, इसका फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसका आउटब्रेक हुआ था चाइना में 2003 में। इसको कंटेन कर लिया गया था चाइना में, इसलिए ये एक पेंडेमिक का फॉर्म नहीं ले पाया। फिर उसके बाद में स्वाइन फ्लू हर साल आता है, सुना होगा आपने इसके बारे में। कोविड-19 जो 2019 में, ये भी चाइना से ही शुरू हुआ था। कोविड का बेटा एक फुल फॉर्म होता है जो बहुत से लोगों को नहीं पता, उनको सिर्फ कोविड नाम याद है। कोविड इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ CO मतलब कोरोना, VI मतलब वायरस, और D मतलब डिजीज, यानी कोरोना वायरस डिजीज का शॉर्ट फॉर्म क्या बन गया, कोविड। और 2019 में आया तो कोविड-19 इसका नाम रख दिया गया। इसने पेंडेमिक का फॉर्म ले लिया। सार्स भी चाइना से आया, कोविड-19 भी चाइना से आया, लेकिन इसको चाइना में कंट्रोल कर लिया गया, ये कंट्रोल नहीं हो पाया और ये पूरी दुनिया में फैल गया, जिसलिए इसको पेंडेमिक की कैटेगरी में रखा गया। उसके अलावा रूबेला, रूबियोला मैंने बता दिया। येलो फीवर एक ध्यान रखना है आपको, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में काफ़ी इसके केसेस हैं, ये भी वायरस की वजह से होता है। और इबोला जो अभी रिसेंट एक आउटब्रेक हुआ था इबोला का, वो भी वायरस की वजह से होता है। यानी जितनी भी बीमारियां यहाँ लिखी है बेटा, आप माइंड में ज़रूर रखिएगा कि सारी की सारी वायरल डिजीजेज हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बैक्टीरियल डिजीज की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। अभी पूरी लिस्ट किसकी है? बैक्टीरियल डिजीज की। देखो, टाइफाइड एंटेरिक फीवर एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट कौन सा है? विडाल टेस्ट। निमोनिया नाम की एक बीमारी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नाम के बैक्टीरिया से होती है, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। लेकिन बेटा निमोनिया ध्यान रखना है आपको, निमोनिया केवल बैक्टीरिया से नहीं होता। निमोनिया जो लंग्स की बीमारी है बैक्टीरिया से भी होती है, वायरस से भी होती है और फंगाई से भी होती है। इनफैक्ट जो कोविड-19 नाम की बीमारी है वो एक टाइप का निमोनिया ही है, क्लियर है, और फंगाई से भी होती है। आप याद करो एचआईवी एड्स के बारे में एनसीईआरटी लिखती है कि एड्स जिनको होता है उनको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होने लगते हैं। उसमें से एक इन्फेक्शन जो है वो एक फंगस है जिसका नाम है निमोसिस्टिस कराइनी, वो निमोनिया कॉज करता है उन एड्स पेशेंट के अंदर। तो यस, इवन फंगाई कैन कॉज निमोनिया, बट अपने एनसीईआरटी में केवल ये दो बैक्टीरिया का नाम है तो हम इतना ही पढ़ेंगे। प्लेग यर्सीनिया पेस्टिस नाम के एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, और यर्सीनिया पेस्टिस का जो वेक्टर है वो है रेट फ्ली। रेट फ्ली रेट्स की बॉडी पे रहता है, यानी रेट फ्ली जो है ये रहता है रेट की बॉडी पे, और रेट फ्ली की बॉडी में कौन रहता है? यर्सीनिया पेस्टिस। इसलिए प्लेग चूहों की वजह से फैलता है। इसके अलावा डिप्थेरिया, जिसको हिंदी में कहा जाता है गल घोंटू, क्योंकि ये गला घोंटने टाइप बीमारी है। होता क्या है, कोरानी बैक्टीरियम डिप्थेरी जब आपको इन्फेक्ट करेगा तो ये आपके फेरिंग्स में जाके एक सूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है थ्रोट में। जब सूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है तो आपको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो ऐसा लगता है कोई गला घोंट रहा है, इसलिए गल घोंटू इसको कहा जाता है। इसके अलावा टेटनस नाम की बीमारी आपने काफ़ी सुना होगा कि कई बार जब आपको चोट लगती है लोहे से या सड़क पे गिर जाते हो तो डॉक्टर कहते हैं टीटी का इंजेक्शन लगवा लो आप, क्योंकि नहीं तो टेटनस होने के चांसेस रहते हैं। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई नाम का बैक्टीरिया है, और इसमें होता बेसिकली क्या है कि जो अपनी बॉडी की कुछ मसल्स हैं इनका सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन होकर रह जाता है, यानी वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में ही रह जाती है, वो रिलैक्स होती ही नहीं। और हालांकि ये अपने आप में काफ़ी डिटेल में है, लेकिन आप एक चीज़ छोटी सी याद रखना, जो अपनी जॉ की मसल्स है ये वाली, इन जॉ मसल्स में सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन हो गया, यानी रिलैक्स नहीं हो पा रही, और अगर ये रिलैक्स नहीं हो पा रही तो आपका जॉ लॉक हो जाएगा, यानी मुंह बंद हो जाएगा आपका। इसलिए इस बीमारी का नाम है लॉक जॉ डिजीज। इसके अलावा हुपिंग कफ पर्ट्यूसिस, काली खांसी जिसको कहा जाता है, ये होता है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस की वजह से। अब आप बेटा एक बात देखना, ये हुपिंग कफ, डिप्थेरिया, ये बैक्टीरियल डिजीजेस के नाम दे रखे हैं एनसीईआरटी में, हालांकि इनके कॉजेटिव एजेंट की बात नहीं की है, पर ये नाम जरूर है। उसके अलावा लेप्रेसी, जिसको हिंदी में कुष्ठ रोग कहा जाता है, माइकोबैक्टीरियम लिप्रीस से होता है। माइकोबैक्टीरियम जीनस याद रखना, इस माइकोबैक्टीरियम जीनस से आपको दो बहुत फेमस बीमारियां याद रखनी है, लिप्री की वजह से लेप्रेसी, और ट्यूबरकुलोसिस की वजह से टीबी नाम की एक बीमारी जिसको आप ट्यूबरकुलोसिस या हिंदी में क्षय रोग इसे कहा जाता है। इसके अलावा कोलेरा नाम की एक बीमारी विब्रियो कोलेरी की वजह से होती है। याद करो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया जो अपने एनसीईआरटी में दे रखा है। कोलेरा में मोस्टली आपको बहुत सीवियर डायरिया होता है बेटा, और जब डायरिया होगा तो डायरिया की वजह से बॉडी से अच्छा खासा वाटर लॉस होगा, सॉल्ट का लॉस होगा, इसलिए पेशेंट्स को रिहाइड्रेशन थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, यानी पेशेंट्स को रिहाइड्रेट किया जाता है। ये कुछ पीवाईक्यूज है बेटा, देखो इस पीडीएफ में जितना कुछ भी कंटेंट है ना बेटा, वो ऐसा नहीं है कि मैंने बस बहुत सारा कंटेंट उठाया और डाल दिया, हमने पीवाईक्यूज कंसिडर किए हैं, ठीक है, हमने एनसीईआरटी कंसिडर की है, और जो सप्लीमेंट मटेरियल है उसको कंसिडर किया, उन तीनों को कंबाइन करके एक साथ में यहाँ पर जो है इस पीडीएफ में अवेलेबल करवाया आपको, ताकि आपको इधर उधर भागना ना पड़े। उसके अलावा डिसेंट्री नाम की बीमारी जो शिगेलोसिस कहलाती है, शिगेला डिसेंट्री नाम के एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। गोनोरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, निजेरिया गोनोरी से होती है। सिफिलिस ट्रिपोनिमा पैलिडम से होती है। क्लेमाइडियासिस क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस से होती है। मेनिंजाइटिस निजेरिया मेनिंजाइटिडिस। एंथ्रेक्स बेसिलस एंथ्रेसिस नाम की एक बैक्टीरिया से होती है। इसके बारे में एक और चीज़ ध्यान रखो आप, ये बायो वॉर में यूज़ की जाती है आजकल। उसके अलावा बॉटुलिज्म क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम एक बहुत सीवियर फूड पॉइजनिंग का केस है बेटा, ये बॉटुलिज्म सीवियर फूड पॉइजनिंग का केस है। देखे होंगे आपने, अगर आपने ढंग से पीवाईक्यू सॉल्व किए तो आपने 100% ये नाम वहाँ पर सुने होंगे। चलिए उसके बाद हम फंगल डिजीज़ की बात करते हैं। एनसीईआरटी में तो सीधा सीधा मेंशन्ड है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, ये सब मिलके रिंगवॉर्म्स नाम की एक बीमारी कॉज करते हैं, जिसको आप हिंदी में दाद कहते हो। इसकी मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप इसको आसानी से याद कर सको। टर्म कहा जाता है इसको, क्या कहते हैं? टर्म मतलब ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, आर मतलब रिंगवॉर्म्स और एम मतलब माइक्रोस्पोरम, यानी रिंगवॉर्म्स कॉज करने वाले 3 फंगाई के जेनर हैं ये। उसके अलावा आपने अभी सुना होगा रिसेंट में कि जिन लोगों को कोविड हुआ, उन कोविड के केसेस में प्लस जिनका इम्यूनिटी भी कम था, उनको एक ब्लैक फंगस नाम की बीमारी हुई थी, जो राइजोपस नाम के एक फंगस की वजह से
होती है। तो पोस्ट कोविड और डायबिटीज़ केसेस में ब्लैक फंगस होने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। कैंडिडियासिस, अगेन कैंडिडियासिस एक फंगस है, कैंडिडा एल्बिकन्स की वजह से होती है और ये भी एड्स के केसेस में आपको काफ़ी देखने को मिलेगी। यानी अगेन ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस में से एक है। ये बीमारी आपको जनरली उन लोगों में देखने को मिलेगी जिनमें या तो इम्यून सिस्टम वीक हो या फिर उनका जो ओरल कैविटी का हाइजीन है वो बहुत ज़्यादा पुअर है, कि मतलब मेंटेन कर ही नहीं पा रहे हो आप हाइजीन को। इवन निमोनिया इज कॉज्ड बाय अ फंगस कॉल्ड एज निमोसिस्टिस कराइनी, जो एड्स केसेस में होती है। अगेन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, जब भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये इन्फेक्ट कॉज कर देंगे। उसके बाद प्रोटोजोअल डिजीज की भी एक कंप्लीट लिस्ट है, 11th 12th दोनों की एनसीईआरटी मिला के मैं बता रहा हूँ। मलेरिया, प्लाज्मोडियम विवेक्स, मलेरी और फाल्सीपेरम, जिसको मैलिग्नेंट मलेरिया कहते हैं फाल्सीपेरम की वजह से होने वाला, और प्लाज्मोडियम ओवेल, ये 4 स्पीशीज है मलेरिया प्लाज्मोडियम की जो मलेरिया कॉज करती है। अमीबाइसिस, जिसको आप कहते हो अमीबिक डिसेंट्री, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से होता है। लेशमानियासिस, लेशमानिया डोनोवानी की वजह से होता है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई की वजह से होता है। ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है एड्स में। क्लास 12th में बस इतना सा लिखा है, क्लास 12th एनसीईआरटी में, कि जो एड्स वाले पेशेंट्स हैं उनमें एक प्रोटोजोआ की वजह से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है। ये वही प्रोटोजोआ है बेटा, कौन सा? टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई और टॉक्सोप्लाज्मोसिस। उसके अलावा ट्रिपेनोसोमियासिस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जिसको आप कहते हो, ये ट्रिपेनोसोमा की वजह से होता है। और ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस की वजह से होता है। और ये एक एसटीडी है, ये आपके क्लास 12th में जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में दे रखी है। तो ट्राइकोमोनियासिस प्रोटोजोआ की वजह से होती है। फिर हेलमिंथिक डिजीज की बात करते हैं, जो हेलमिंथ की वजह से होती है। इसमें मेनली राउंड वर्म्स की डिजीज की बात करेंगे। अस्कारियासिस, अस्कारिस लम्ब्रिकॉइड्स की वजह से। फिलारियासिस, एलिफेंटियासिस, वुचिरेरिया बैंक्रॉफ्टाई और वुचिरेरिया मलियाई की वजह से। और हुकवर्म जो है अनसाइलोस्टोमा की वजह से। केवल ये 3 याद कर लो, बहुत है। प्रायंस की वजह से होने वाली डिजीज क्रूज़फेल्ट जैकब डिजीज कहलाती है। क्लास 11th एनसीईआरटी में दे रखा है ये। फिर हम बात करते हैं वेक्टर्स की, जैसे मॉस्किटो वेक्टर है, उसके अलावा और भी तो वेक्टर्स होते हैं। तो वो कौन सा वेक्टर कौन सी बीमारी कॉज करता है, इस पे भी पीवाईक्यूज काफ़ी है एग्जाम में, तो काफ़ी बच्चे पूछते रहते हैं, तो उसको भी मैंने यहाँ शामिल कर दिया। देखो वेक्टर्स में हम बात करेंगे मॉस्किटोज की, सेसेफ्लाई की और सैंडफ्लाई की। मॉस्किटोज ओनली बाय फीमेल, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। एनाफिलीज गैम्बिए नाम का एक मॉस्किटो है जो मलेरिया कॉज करता है। एडिस इजिप्टी कॉज करता है डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर। और क्यूलेक्स नाम का मॉस्किटो कॉज करता है फिलारियासिस। नीट इस पे काफ़ी सवाल पूछता है बेटा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा पीडीएफ अगर आपको याद है तो आप मान के चलो कि नीट के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप यहाँ से सॉल्व कर जाओगे। सेसेफ्लाई, जिसका पूरा नाम है ग्लोसिना पाल्पालिस, इसका जूलॉजिकल नेम है, ये ट्रिपेनोसोमियासिस कॉज करती है, यानी अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। क्लास 11th में इस बीमारी का नाम है केवल अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, पर कौन कॉज करता है वो सब नहीं दे रखा, बट यू शुड नो। उसके अलावा सैंडफ्लाई या फ्लेबोटोमस जो लेशमानियासिस कॉज करता है। फिर यहीं पे मैंने मेंशन कर दिया कि आर्बो वायरस क्या होता है। ये वायरसेस वो है जो आर्थ्रोपोड्स द्वारा स्प्रेड किए जाते हैं, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर मॉस्किटो की वजह से होता है। फिर एक कंप्लीट लिस्ट दे दी है मैंने आपको एसटीडीज की या वेनेरियल डिजीज की, और उसको भी मैंने क्लासीफाई कर दिया आप लोगों के लिए आसान बनाने के लिए कि बैक्टीरियल कौन सी है, वायरल कौन सी है और प्रोटोजोअल कौन सी है। देखो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। वायरल में जेनेटल हर्पीज याद रखना है, जेनेटल वॉट्स याद रखना है। जेनेटल हर्पीज होता है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से, सेम नाम है। जेनेटल वॉट्स ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है, और ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बेटा सर्वाइकल कैंसर भी कॉज करता है, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। हेपेटाइटिस बी, आप देखो इसको कैसे रिलेट कर सकते हो, पता है आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पढ़ा होगा कि जो एसटीडीज होती है उनके क्या क्या फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो उसमें कैंसर भी लिखा है। तो ये सर्वाइकल कैंसर उन्हीं के कॉम्प्लिकेशंस में आता है कि अगर आपको इसका ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से जेनेटल वॉट्स हो जाए, जेनेटल वॉट्स का नाम एनसीईआरटी में मेंशन्ड है बेटा, ध्यान रखना इस बात को। अगर एचपीवी से जेनेटल वॉट्स हो जाए तो आपको सर्वाइकल कैंसर होने के भी चांसेस हो सकते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है, और एड्स तो एचआईवी की वजह से होता ही है। प्रोटोजोवल एसटीडी में एक ही एग्जांपल लिखना याद करना है आपको, ट्राइकोमोनियासिस, जो ट्राइकोमोनास वेजिनालिस की वजह से होता है। देख बेटा इसके नाम में ही वेजिनालिस वर्ड यूज हो गया है, यानी ये वजाइना का इन्फेक्शन है। अब इससे ज़्यादा आपको क्या याद करना है इसमें, क्लियर है? तो एसटीडी हो गई है। फिर हम बात करते हैं इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स की, ऐसे डिसऑर्डर्स जो आपका इम्यून सिस्टम ही डेवलप करके दे रहा है, जिसमें बेसिकली ऑटो इम्यून कंडीशंस और एलर्जीज आती है। एलर्जी भी तो आपका हाइपर सेंसिटिविटी है ना इम्यून सिस्टम का। एलर्जीज में आपको अस्थमा याद रखना है, हे फीवर याद रखना है, और एक एलर्जी का
सबसे सीवियर फॉर्म या सिस्टमिक फॉर्म जो पूरी बॉडी को इन्वॉल्व कर लेता है उसको हम कहते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक, और इट कैन लीड टू डेथ वेरी अर्ली। एनाफाइलेक्टिक शॉक एक ऐसी कंडीशन है जो कुछ ही मिनटों में आपको मार सकती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, इस पे तो नीट वाले फिदा है बेटा, और फिदा इतने हैं कि उन्होंने एनसीईआरटी के बाहर के भी एग्जाम्पल्स पूछ रखे हैं। आप 2024 का ही पेपर देख लो, एसएलई पे क्वेश्चन आ रखा है। तो जब वो एसएलई पे क्वेश्चन पूछ सकता है तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का तो मुझे लगता है कि आपको लंबी चौड़ी लिस्ट याद कर लेनी चाहिए। चांसेस हैं कि ऑटो इम्यून पे आउट ऑफ दी एनसीईआरटी क्वेश्चन चला जाए। इसमें माइस्थेनिया ग्रेविस क्लास 11th में दे रखा है, पर्नीशियस एनीमिया इंपॉर्टेंट है, हाशिमोटोस डिजीज इंपॉर्टेंट है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, आईडीडीएम, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सोरियासिस, विटिलिगो, एसएलई 2024 का सवाल। सोरियासिस विटिलिगो शायद 2019 या 18 में आया था। और ग्रेव्स डिजीज, ये क्लास 11th में दे रखा है, जिसको आप एक्सोफ्थेल्मिक गॉइटर कहते हो, जो एक हाइपरथायरॉयडिज्म का केस है। उसके अलावा इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, यानी ऐसे डिसऑर्डर्स जिसमें आपका इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाए, यानी आपका इम्यूनिटी कम हो जाए। इसमें एक स्किड का नाम आता है जो आपने पढ़ा है कहाँ पे, बायोटेक्नोलॉजी में, सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी, जो एडीए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। स्किड का फुल फॉर्म सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, जो एडीए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। एडीए क्या है? एडिनोसिन डीअमीनेज एंजाइम, और ये प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी कहलाती है। और इसका दूसरा एग्जांपल है एड्स, जो सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी कहलाती है। सर क्या फ़र्क है प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी और सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी में? ये देखिए, ये हमारे ऑफलाइन सेंटर्स जयपुर और अजमेर के सेंटर्स जो है, जयपुर में भी अपना ऑफलाइन सेंटर शुरू हो चुका है। हाँ, तो सवाल क्या था, प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी में क्या डिफरेंस होता है? देखो, प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब होगा कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी है और उसका कॉज आपकी बॉडी के अंदर ही है, जैसे कि लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन नहीं हो पाना प्रॉपर। एडीए, एडिनोसिन डीअमीनेज एंजाइम, आपके इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर एडीए की डेफिशिएंसी है तो खुद आपकी बॉडी इम्यून सिस्टम को डेवलप नहीं कर पाई, तो दैट इज प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी, यानी प्राइमरी कॉज आपकी बॉडी में ही है। और सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी में कोई ना कोई इन्फेक्शन जो है वो कॉज कर रहा है, जैसे एचआईवी आपकी बॉडी में जाता है और आपका इम्यून सिस्टम कमजोर करने लगता है, तो दैट इज सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो ये इनमें फ़र्क होता है। तो आई होप आप लोगों को ये पीडीएफ काफ़ी काम आएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। इसी तरीके से कंसिस्टेंटली आप लोग पढ़ाई करते रहे, बहुत जल्दी आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी, मैं ऐसा विश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।